यूट्रोफिकेशन, अभी हमने बात की कि कई बार क्या होता है जब वाटर बॉडीज में लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट इकट्ठे होते हैं तो उसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में प्लैंक्टन्स की ग्रोथ होती है। वहीं पर एक टर्म आती है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में हम देखेंगे फॉस्फोरस और नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक एज अ न्यूट्रिएंट एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ तो एक्सेलरेट होती ही होती है, उसी के साथ साथ इस वाटर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं यूट्रोफिकेशन। एल्गी का हमें एक्शन पता है क्योंकि वो ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे वो एक मैट वाटर सरफेस पर फॉर्म करना शुरू कर देती है। एल्गी यूज़ करती है ऑक्सीजन का नाइट के टाइम पर, और क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ करने की वजह से पानी के अंदर रहने वाले फिश और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है। एल्गल मैट जो कि वाटर सरफेस पर फॉर्म होने लगता है, ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं सबमर्ज कंडीशन में, उन तक लाइट ना पहुंचे सन की। जैसे जैसे प्लांट की फर्टिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, प्लांट एंड एनिमल लाइफ रैपिडली इंक्रीज, क्योंकि फर्टिलिटी इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल, उनकी लाइफ भी रैपिडली इंक्रीज होगी। ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा लेक के बॉटम तल में। अब ये जो धीरे धीरे डिकेइंग मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जो इकट्ठा हो रहा है और फाइनली जो लेक्स और पॉन्ड है उनको फिल कर देगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेंसेंस। इसी में आगे हम बात करेंगे। अभी हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा, यूट्रोफिकेशन से सिमिलर एक टर्म आती है कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। हमने क्या देखा कि धीरे धीरे लेक में ग्रोथ होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और जो बॉटम है उस एरिया में ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने लगा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लेक का पानी है वो वार्मर होने लगेगा, शैलोअर और वार्मर लेक होने लगेगी। इसकी वजह से उस लेक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड वाटर में रहते थे वो नहीं रहेंगे, उन्हें वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म रिप्लेस कर देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर, जो नेचुरल एजिंग होगी लेक की उसे मे स्पेन 1000 ऑफ ईयर, कि किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह के न्यूट्रिएंट उसे मिल रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ में और नेचुरल एजिंग में मदद करते हैं। तो देखा जाए तो नेचुरल एजिंग जो प्रोसेस होती है लेक की टाइम के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का इकट्ठा होना और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होना। वहीं पर मैन एक्टिविटीज़ या फिर इंडस्ट्री से जो पॉल्यूटेंट आते हैं वो जो एजिंग प्रोसेस है उसे एसिलरेटेट कर देते हैं रेडिकली, क्योंकि उसमें कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के सब्सटेंस मिलते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कल्चरल और एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ पॉल्यूटेंट्स जो कि इंडस्ट्रीज से आएंगे या फिर होम से रेडिकली एसिलरेट कर देते हैं एजिंग प्रोसेस लेक की या फिर वाटर बॉडीज़ की। तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। अब जो नाइट्रेट और फॉस्फेट इसके अंदर इकट्ठे हो चुके हैं वाटर बॉडी के अंदर, ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, वो क्या करेंगे, जो एल्गी की ग्रोथ है उसे और ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे। अब एल्गी की ग्रोथ और बढ़ेगी, इसका असर क्या होगा, अदर पॉल्यूटेंट में पॉइजन होल पॉपुलेशन ऑफ फिश, और ये जो पॉल्यूटेंट्स ऐड हुए हैं ये पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के केस में अभी अपने पढ़ा मरकरी, डीडीटी, लेड ये होते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन फिश की, एक्वेटिक एनिमल्स की रह रही है, उनके लिए ये पॉल्यूटेंट एज अ पॉइजन एक्ट करते हैं। साथ ही साथ पानी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को भी डिप्लीट यानी कि ये कम कर देते हैं। तो ये था हमारा यूट्रोफिकेशन और एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन। थर्मल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन यानी कि वो जगह जहाँ से हमें हीटेड वेस्ट वाटर मिलता है, हीटेड वेस्ट वाटर
मिले फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट, फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग। और ये कहाँ पर है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जिस तरह से काम होता है, तो वहाँ से जो वाटर रिलीज होता है, उस वाटर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। थर्मल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, यहाँ से जो वाटर रिलीज होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इस तरह का जो वाटर होता है थर्मल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन में, इनके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं। ये पॉल्यूटेंट क्या करेंगे? जो वाटर एनिमल्स हैं उनका नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ डाल दो। इफ़ेक्ट में हम देखेंगे जो ये वाटर होता है जो थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग, उनके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स टॉक्सिसिटी तो इंक्रीज करते ही हैं, इसी के साथ साथ जब ये पानी एक नेचुरल वाटर बॉडीज में जाके मिलेगा तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। उस टेम्परेचर चेंज की वजह से उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे उन्हें वो जगह छोड़कर जानी पड़ती है। रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पर रह पाए। इसी के साथ साथ उस जगह पर रहने वाला या फिर उस पानी के अंदर पाई जाने वाली पर्टिकुलर उसी जगह पर जो फ्लोरा और फोना प्लांट्स और एनिमल हैं उन्हें भी डैमेज कर सकता है। ये भी हो सकता है कि वो उनकी ग्रोथ को इनहेंस करे, बढ़ावा दे, लेकिन उससे पहले डैमेज पहुंचाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हम बात करेंगे अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आपकी बुक में एक केस स्टडी दे रखी है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। इंटीग्रेटेड यानी यहाँ पर मिलकर दो ग्रुप, दो कंपनीज एक साथ मिलकर किसी काम पर करें। तो इसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक अप्रोच शुरू हुई थी। ये है किस जगह की बात है? टाउन ऑफ आर्कटा। टाउन ऑफ आर्कटा जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। वहाँ के लोगों ने कोलैबोरेशन किया था बायोलॉजिस्ट जो कि हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी से थे। इन लोगों ने उस शहर के लोगों के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस सेटअप किया था विद नेचुरल सिस्टम। इन्होंने क्या किया कि जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि हमें फ्रेश वाटर मिल सके और इसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जा सके। तो इन्होंने इस काम के लिए 2 स्टेजेस डेवलप की। पहली स्टेज में ये क्या करते थे? कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन। जो वेस्ट वाटर होता था उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते थे। सबसे पहले सेडिमेंटेशन हम जानते हैं कि उसे हम एक सॉल्यूशन को हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। फिर फिल्टरिंग होती है। फिल्टरिंग में जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फिल्टर वो रिमूव होते चले जाते हैं। क्लोरीन ट्रीटमेंट डिसइंफेक्ट का काम करता है। तो इस तरीके से वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हें मेनली जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसे रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद भी हम क्या देखते हैं कि कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे हैं जो अभी भी प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, रिमूव नहीं होते। तो उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, 60 हेक्टर के अंदर एक सीरीज बनाई 6 कनेक्टेड मार्शेस की। मार्शेस हम यहाँ पर दलदली एरिया बोल सकते हैं कि 60 हेक्टर में इन्होंने एक दलदली एरिया बनाया, मार्श लैंड। और इस एरिया के अंदर इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, उन्हें ग्रो किया जो क्या कर सकती हैं, इन पॉल्यूटेंट का यूज कर सकती हैं। तो इस तरह का इन्होंने इसमें ग्रोथ करी थी। ये देखिए, appropriate plant, algae, fungi and bacteria were seeded into this area। जो मार्श एरिया था उसके अंदर appropriate plant, algae, fungi को ग्रो किया गया। इन्होंने अब क्या किया, जो भी पॉल्यूटेंट्स आते थे उसको एब्जॉर्ब करते थे, एसिमुलेट करते थे, न्यूट्रलाइज करते थे अपने सेल्फ को ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से वाटर क्या होता चला गया,
प्योरीफाई होता चला गया और उसको दोबारा से रीयूज में लाया गया। अब ये जो एरिया डेवलप हुआ था मार्श एरिया, वो काफ़ी लंबे टाइम से इस तरह की ट्रीटमेंट कर रहा है और इसी के साथ साथ वाटर को तो ये क्लीन करता ही करता है। यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी भी डेवलप हो गई है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स भी आते हैं। अब एक ग्रुप है फॉर्म, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स, ये वहाँ पर रहने वाले जो निवासी थे उन्हीं का ग्रुप है। ये इसका ख्याल रखते हैं, उस बायोडाइवर्सिटी का, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन्होंने चलाई थी उस चीज़ का ये ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आती है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। इकोलॉजिकल सैनिटेशन में हम देखेंगे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, फिशियल मैटर होता है, उसे डिस्पोजल करने के लिए बहुत सारे वाटर का यूज़ किया जाता है। इससे वाटर का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वेस्ट किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे फेस कर सकते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। इकोलॉजिकल सैनिटेशन में हम क्या देखेंगे, सस्टेनेबल सिस्टम, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमने बात की हुई है इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं कि आज की पीढ़ी को भी रिसोर्सेज मिले और जो आने वाली न्यू जनरेशन होंगी वो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन में होता क्या है, अ सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल किया जाता है यूजिंग ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स का यूज़ कर कर ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल किया जाता है। वाटर का यूज़ नहीं करते हैं उसे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट, कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल का। वाटर का यूज़ ना करके उसे ड्राई कंपोजिटिंग में हम कन्वर्ट कर देते हैं और ये कंपोजिट मेथड की वजह से हमें एक फर्टिलाइज़र मिल जाता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र। क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइज़र मिल गया है तो इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम हो जाता है। ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है इसे कंपोजिटिंग मेथड के थ्रू नेचुरल फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू रिसाइकलिंग प्रोसेस, और इसी के वजह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ भी कम हो गया है। इसके ऊपर काफ़ी हमारे देश में कुछ राज्य काम कर रहे हैं। मेन एरिया ऑफ केरला एंड श्रीलंका भी है जो कि इको स्कैन टॉयलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी अप्रोच स्टार्ट हुई है, इससे वाटर का काफ़ी अमाउंट बचाया जा सकता है जो कि यूज़ होता है इन ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोजल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर ई वेस्ट, जो भी इरिपेयरेबल कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का वेस्ट होता है उसे हम ई वेस्ट कहते हैं, जिसे रिपेयर ना किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, सामानों का। अब जो ई वेस्ट है उसे नॉर्मली हम उनसे कैसे डील करते हैं, या तो लैंडफिल्स करके या फिर इंसिनरेटेड। लैंडफिल्स बड़े बड़े जो पिट्स होती हैं, गहराइयाँ होती हैं ज़मीन में, वहाँ पर इसे दफना दिया जाता है एक तरीके से मिट्टी के नीचे। इंसिनरेशन हाई टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री से भी ऊपर हाई टेम्परेचर पर इन्हें जलाया जाता है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, ई वेस्ट जो भी है उसे डेवलपिंग कंट्री को एक्सपोर्ट करती हैं। डेवलपिंग कंट्री को जब ये एक्सपोर्ट करती हैं, इसमें मेनली नाम भी बताया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू इन वेस्ट, इस ई वेस्ट में से जो मेटल्स हैं उन्हें अलग करते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, इन सबको दोबारा से रिकवर कर लेते हैं। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ को देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। वहीं दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए ह्यूमंस को भी इन्वॉल्व करती हैं, और इस प्रोसेस का ह्यूमंस पर गलत असर भी पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स और मेटल्स ऐसे हैं जो ह्यूमन हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। रिसाइकलिंग इज द सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। रिसाइकलिंग एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है ई वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट के लिए। प्लास्टिक वेस्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पर एक केस है जो डिस्कस किया हुआ है। इसमें बात की गई है अहमद खान की। अहमद खान एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे, बेंगलोर में प्लास्टिक सैक्स बनाते थे ये। इन्होंने देखा कि जिस तरीके से प्लास्टिक का अमाउंट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उससे कैसे डील पाए। तो इन्होंने एक आइडियल सॉल्यूशन इसके लिए फाइंड आउट किया। जब ये इस टाइम पर इनकी एज थी 57 ईयर्स थी। तो इन्होंने देखा प्लास्टिक वेस्ट जो है आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कैसे डील किया जाए। तो ये जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी में इन्होंने ये देखा कि प्लास्टिक को मॉडिफाई करके एक फाइन पाउडर बनाया गया है। फ्रॉम प्लास्टिक, उसका नाम था पॉली ब्लेंड। प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करके और मॉडिफाई करके कैसे भी एक पाउडर बनाया गया जिसका नाम है पॉलीबेंड। और अब इन्होंने क्या किया, इस पॉलीबेंड को बिट्यूमेन जो तारकोल रोडों पे बिछाया जाता है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, उसके साथ जोड़ करके रोड्स पर यूज़ किया। तो इन्होंने ये देखा कि जब बिटमैन पॉलीबेंड के साथ जुड़ता है तो जो इसकी वाटर रेपेलेंट कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वाटर रेपेलेंट यानी कि वाटर हीटिंग उसे ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये इंक्रीज हो जाती है। इस अप्रोच की वजह से क्या हुआ कि अब ब्लंट्स जो थी पॉलीथीन की, उनको यूज़ किया जाने लगा बिटुमेन के साथ रोड्स पर बिछाने के लिए, ताकि रोड्स की जो क्वालिटीज़ है वो अच्छी हो सके और जो रोड लाइफ पर रिस्क का खतरा था वो भी कम हो सके। तो इन्होंने क्या किया, पॉलीबेंड के लिए प्लास्टिक परचेज शुरू कर दिए। रैक पिकर्स जो यहाँ पर पिक करते हैं प्लास्टिक्स को, वो इसको यूज़ करते हैं और इसे बेचते हैं और इसका यूज़ किया जाता है। बेंगलोर में इसकी से काफ़ी रोड्स बनाए गए हैं। प्लास्टिक बैग्स इस तरीके से, ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था। पॉलीब्लेंड को बिटुमेन के साथ यूज़ कर रोड्स पर अप्लाई किया जाता है, रोड्स पर, ऑन रोड्स। यहीं एक दूसरा हम केस डिस्कस करेंगे जो कि है केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी हमने बात की केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक बैग्स की बुक में दे रखा है केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर जिस तरह ये भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए की गई थी, सेम उसी तरीके से इंटीग्रेटेड, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज या फिर ग्रुप जो है मिलकर काम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स से हम दोबारा रिसाइकल कर न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। इसमें केस स्टडी में हमने नाम सुना है रमेश चंद्र डागर का, जो कि एक फार्मर थे सोनीपत, जो कि हरियाणा से होता है, बिलोंग करता है। इन्होंने क्या किया, एक साथ बहुत सारी प्रोसेस की, जैसे कि जिस जगह पर ये हार्वेस्टिंग करते थे वहाँ पर बीपीकेपी मधुमक्खियों को पाला, डेयरी मैनेजमेंट किया, वाटर हार्वेस्टिंग की, कंपोजिट खाद बनाई, एग्रीकल्चर किया, चेन प्रोसेस, और इन सब का आपस में यूज़ करते करते इन्होंने क्या देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी कीपिंग उन्हें इससे हनी मिलता था, बी जो है एज अ पॉलिनेटर का काम करते थे। डेयरी मैनेजमेंट, यहाँ से काउडंग मिलता था, वो काउडंग जो है खाद में यूजेबल होता है। वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की जो पानी है उसकी पूर्ति की जा सके तरीके से, जो रेन वाटर है या फिर कहीं से भी पानी आता है। कंपोजिटिंग, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता था उससे खाद बनाई ली जाए, और एग्रीकल्चर में बीज तो यूजेबल थी ही। तो इस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कैटल का एक्सक्रीटा एज अ मैन्योर खाद की तरह यूज़ होता था, और जो क्रॉप वेस्ट थी उससे कंपोस्ट, जो
हरी खाद होती है वो बनाई जा सकती थी, और ये दोनों ही नेचुरल फर्टिलाइज़र थे, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, केमिकल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और साथ ही साथ इस सब का यूज़ कर नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस की जा सकती थी, जो कि किसान की या फिर फार्म्स पर एनर्जी की पूर्ति करती थी। ये एक बहुत ही अच्छी एंथुसियास्टिक इंफॉर्मेशन थी जिसने बहुत ही मदद करी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। डागर जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे, उन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब क्रिएट किया, जिसके करंट मेंबरशिप थी उस टाइम पर 5000 फार्मर्स।